जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आई एम तलहा उबैद और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर। अभी भी हम एफएससी को ही आगे लेकर चलेंगे। एफएससी पार्ट 2 हमारा चल रहा है और इसमें हम कर रहे हैं चैप्टर 12 और इसका हम टॉपिक कर रहे थे कैपेसिटर। और कैपेसिटर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स किए। कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन, कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड की हमने, फिर हमने इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन डिस्कस किया, फिर हमने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और एनर्जी डेंसिटी। आज कैपेसिटर का हमारा आखिरी टॉपिक है और ये है हमारे पास चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जो इस वक्त सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो इस टॉपिक में सबसे पहले तो मैं आपको बुक को एक दफ़ा दिखा देता हूँ स्क्रॉल करके, जिसमें आपके पास ये आपका टॉपिक है और ये असल में एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें से एमसीक्यू वगैरह आ सकता है, एक आधी डेफिनेशन है और शॉर्ट क्वेश्चन है। ये सामने कुछ सर्किट्स हैं, इनको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये है आपका कैपेसिटर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वाला पोर्शन। ठीक है जी, एक दफ़ा मैंने आपको सारी जो बुक है उसको एक दफ़ा फ्लोट करके दिखा दिया। अब हम चलते हैं अपनी मेन स्लाइड्स की तरफ और हमारी जो मेन स्लाइड्स हैं वो अब हम करते हैं जी यहाँ पर। जी, ये है आपका आज का सारा लेक्चर। मुझे उम्मीद है आप ये देख सकते हैं। मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ। ओके, ऑलराइट जी। लर्निंग आउटकम्स, आज के लेक्चर में जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं या आज के लेक्चर में हम जो सीखेंगे वो क्या है। सबसे पहले कैपेसिटर इज चार्ज्ड और डिस्चार्ज्ड। कैपेसिटर इज चार्ज्ड और डिस्चार्ज्ड थ्रू सम अपोजिंग कंपोनेंट्स कॉल्ड रेजिस्टर्स। कहने का मतलब यह है कि जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करने का मतलब क्या है कि कैपेसिटर के अंदर जो आपने एनर्जी स्टोर की थी उसको यूटिलाइज करना। तो इसका तरीका ये होता है कि कैपेसिटर के साथ फ़र्ज़ करें ये कैपेसिटर है, इसके साथ हम हमेशा एक ऐसा कंपोनेंट लगाते हैं जो चार्जेस के फ़्लो को अपोज करता है और इस कंपोनेंट को रेजिस्टेंस कहा जाता है और इसको कैपिटल आर से ज़ाहिर करते हैं। कैपेसिटर को मैं सी से ज़ाहिर कर रहा हूँ और रेजिस्टर को आर से। और नीचे ये जो आप देख रहे हैं ये असल में बैटरी है जो हमने कनेक्ट की है चार्ज करने के लिए या डिस्चार्ज करने के लिए। जो पूरा डिटेल में सर्किट है वो मैं अगली स्लाइड में जाके आपको समझाता हूँ। अभी मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अपने टॉपिक का। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, एक हमारी यहाँ पर डेफिनेशन है जिसे हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, इसमें हम ये भी सीखेंगे। टाइम कांस्टेंट जो है ये ऐसा टाइम है जो कैपेसिटर को फुल चार्ज के मुकाबले में या फुल चार्ज का 63% चार्ज स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड है। यानी द टाइम ड्यूरिंग विच 63% of the maximum charge is stored on any one of the plates of capacitor। मैं any one का वर्ड इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि जितना चार्ज पॉजिटिव एक प्लेट पर आता है उतना ही नेगेटिव दूसरी प्लेट पर आता है। तो आप किसी भी एक प्लेट का जिक्र कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि आप दोनों ही प्लेट्स का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद थर्ड नंबर पे आप देखें, यू विल अंडरस्टैंड दैट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टाइम फॉर capacitor is same provided all the components are same। मतलब ये है कि कैपेसिटर को जिस रेजिस्टर के थ्रू आप चार्ज कर रहे हैं अगर उसी रेजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज भी करेंगे तो जितना टाइम चार्जिंग में लगा था उतना ही डिस्चार्जिंग में लगेगा। तो 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट, कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज करने के लिए रेजिस्टर चाहिए। सेकंड पॉइंट, टाइम कांस्टेंट। और थर्ड पॉइंट,
कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का टाइम सेम है, प्रोवाइडेड ऑल द कंपोनेंट्स आर सेम। इसके बाद आ जाएं कि ये काम करने के लिए हमारे पास नॉलेज क्या होना चाहिए। सबसे पहला नॉलेज, कैपेसिटर का चार्जिंग प्रोसेस। जो मैंने आपको कैपेसिटर के लेक्चर में, सबसे पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर, जो कैपेसिटर का सबसे पहला एक छोटा सा ब्रीफ सा लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन आते हैं और बैटरी उनको दूसरी प्लेट पर स्टोर कर देती है। जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज और जिस पर जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या है जी, अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल व्हेन सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वही वाला हमारा घिसा पिटा पॉइंट है जो मैं, मेरा ख्याल है, कुछ 10-15 दफ़ा आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ जी। नेक्स्ट है जो हमारी स्लाइड है, दैट इज़ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस। सबसे पहले हम चार्जिंग प्रोसेस जो है उसको डिस्कस करने लगे। सबसे ऊपर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है जो आप ये ब्लैक कलर की देख रहे हैं, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इंक्लूडिंग कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट स्लाइड में बनाया था, आर और सी, ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट को आर सी सर्किट बोलते हैं। इसमें आर से मुराद क्या है, रेजिस्टर, एंड व्हाट सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम ब्रीफली चार्जिंग प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। बेटा, चार्जिंग प्रोसेस के लिए जो आपका सर्किट है वो सामने आप देख रहे हैं। इसमें मैं आपको एक दफ़ा समझा देता हूँ कि सर्किट में है क्या। सबसे पहले ये है आपका कैपेसिटर, ठीक है। उसके साथ हमने लगाया हुआ है एक रेजिस्टर, और इन दोनों को हमने यहाँ पर, ये देखें, मैं एक पाथ बना देता हूँ आपको, कनेक्ट किया हुआ है बैटरी से थ्रू अ स्विच। अब ये जो स्विच है ना, ये इसे हम बोलते हैं टू वे स्विच। टू वे स्विच का मतलब क्या है कि अगर हम चाहें तो हम इसका कनेक्शन इसके साथ कर दें, या अगर हम चाहें तो हम इसका कनेक्शन इसके साथ कर दें। लेकिन अभी हमने B के साथ कनेक्ट नहीं करना, अभी हमने A के साथ कनेक्ट करना है। उसकी वजह क्या है कि अगर हम B के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो हमारा डिस्चार्जिंग वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अभी हम चूंकि चार्जिंग वाला प्रोसेस करने लगे हैं तो इसलिए हमने लूप को कंप्लीट करना है, और वो लूप कंप्लीट करना है बैटरी के थ्रू, बैटरी से होते हुए, ठीक है जी। अब आप गौर करें, यहाँ कुछ एरोज लगे हुए हैं। ये एरोज जो हैं ये आप समझ लें कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को बता रहे हैं। देखें, बैटरी के पॉजिटिव या हाई पोटेंशियल से एरो गया और वो कैपेसिटर की इस प्लेट की तरफ, और ये एरो दूसरी तरफ से वापस आ रहा है। ये असल में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है। अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन की लैंग्वेज में समझाऊं, जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो बैटरी का हाई पोटेंशियल है, ये मैं आपको ऑरेंज कलर में आपको बता देता हूं। ओके, फर्ज करें अगर मैं इलेक्ट्रॉन की लैंग्वेज यूज़ करूं तो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से निकलेगा, बैटरी उस पर वर्क करेगी और वो इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट पर जाकर स्टोर हो जाएगा। तो चाहे आप इलेक्ट्रॉन की लैंग्वेज यूज़ कर लें, चाहे आप पॉजिटिव चार्ज की लैंग्वेज यूज़ कर लें, बस ये बात माइंड में रखें कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगी, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ऑफ फ्लो उसके अपोजिट होगी। तो मैं यहाँ पर इन सारी लाइंस को एक दफ़ा मिटा देता हूँ ताकि सर्किट में ये जो रश है ये कम हो जाए, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैं सिर्फ उन्हीं एरोज़ को कंसीडर कर रहा हूँ, अब उन्हीं एरोज़ को कंसीडर करूँगा जो पहले से डायग्राम में बने हुए हैं जी। ओके 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 ओके, ये मिट गया, ये भी मिट गया। ओके जी, तो ये हमारा ब्रांड न्यू सर्किट आपके सामने मौजूद है, और इसमें दोबारा से हम अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं
कि हमने बैटरी के थ्रू कैपेसिटर का लूप कंप्लीट किया, साथ हमने एक रेजिस्टर लगाया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो रेजिस्टर है इसको लगाने का पर्पस क्या है। बेटा रेजिस्टर को लगाने का पर्पस ये है, रेजिस्टर बेसिकली चार्ज के फ्लो को अपोज करता है। कैपेसिटर के साथ रेजिस्टर के थ्रू चार्जिंग का मकसद ये है कि अगर हम रेजिस्टर नहीं लगाएंगे तो कैपेसिटर की प्लेट पे जो चार्ज है वो बड़ी तेज़ी से, बहुत तेज़ी से फ्लो करना शुरू कर देगा, स्टोर होना शुरू हो जाएगा, जो कैपेसिटर को हीट अप करेगा। और कैपेसिटर जब हीट अप होगा तो वो बर्न भी हो सकता है, यानी जल भी सकता है। इसलिए कैपेसिटर के साथ हमेशा एक रेजिस्टर लगाया जाता है, इसको चार्ज करने के लिए और इसे डिस्चार्ज करने के लिए भी। अच्छा, एक तो हमारे इस टॉपिक में ये डिस्कशन है जो मैंने अभी आपको कर दी है कि आपने कैपेसिटर को रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करके एक लूप कंप्लीट करना है बैटरी के थ्रू। जाहिर बात है बैटरी होगी तो चार्जिंग होगी। फ़र्ज़ करें चार्जिंग के दौरान जो कुछ हो रहा है उसको हम ग्राफ में यहाँ बना रहे हैं। अब ये ग्राफ दो क्वांटिटीज़ के दरमियान है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये दो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। वाई एक्सिस पर है जी चार्ज और एक्स एक्सिस पर है टाइम। चार्ज और टाइम के दरमियान हम ये ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं और ये दो सर्किट्स का ग्राफ है। एक वो वाला सर्किट है जिसके आर और सी का जो प्रोडक्ट है वो स्मॉल है, और दूसरा वो वाला सर्किट है जिसके आर और सी का प्रोडक्ट लार्ज है। यानी हमने दो डिफरेंट सर्किट्स का ग्राफ एक ही जगह पर बना दिया। अब आप नोट करें जिसके आर और सी का प्रोडक्ट स्मॉल है, आप गौर करें उसका ग्राफ जो है वो जल्दी अपनी पीक पर पहुंच गया है। ये देखें, ये वाला जो ग्राफ है ये जल्दी अपनी पीक पर पहुंच गया। ये जो मैं अभी अभी ग्रीन कलर की लाइन लगा रहा हूं, लेकिन जिसके आर और सी का प्रोडक्ट लार्ज है वो वाला ग्राफ अपनी पीक तक जाने में ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, तो एक बात तो ये हमने यहाँ पर सीखी, ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि आर और सी का प्रोडक्ट अगर स्मॉल है, यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की वैल्यूज़ अगर कम है, यानी उनका प्रोडक्ट अगर कम आ रहा है, तो जो चार्जिंग है वो फास्ट होगी। इसी तरह आर और सी का अगर प्रोडक्ट लार्ज है तो जो चार्जिंग है वो स्लो होगी। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा इसमें हमने डिफाइन करना है टाइम कांस्टेंट। देखें, ये वो चार्ज है जो मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर की प्लेट पर स्टोर हो रहा है और इसे हमने Q नॉट से जाहिर कर दिया। आप जानते हैं Q जो है वो CV के इक्वल होता है, तो फिर जाहिर बात है जो Q नॉट है वो CV नॉट के इक्वल होगा। इसमें V नॉट क्या है, ये वो मैक्सिमम पोटेंशियल है जो कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस अपीयर हुई है। अब C के साथ मैंने कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि C तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो फिक्स है। ठीक है जी। अब कैपेसिटर का मैक्सिमम जितना भी चार्ज स्टोर हो रहा है, अगर हम इस मैक्सिमम चार्ज का यानी Q नॉट का 63% लें, 63% ऑफ Q नॉट, तो 63% ऑफ Q नॉट का मतलब क्या है? मतलब इसका है 63 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय Q नॉट, यानी 0.63 Q नॉट। यानी अगर टोटल चार्ज 1 कूलम स्टोर होना था तो उसका कितना? 0.63 कूलम। अगर टोटल चार्ज 100 कूलम स्टोर होना था तो कितना स्टोर हो? 63 कूलम। इतना चार्ज स्टोर होने में जितना टाइम लगेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, द टाइम ड्यूरिंग विच 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज या 0.63 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम चार्ज, चाहे आप 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज बोल दें, चाहे आप 0.63 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम चार्ज बोल दें, एक ही बात है। अब आप गौर करें, ये वाला टाइम यानी टाइम कांस्टेंट। अब देखें, फर्स्ट ग्राफ का अगर टाइम कांस्टेंट निकालना है तो फर्ज करें 0.63 Q नॉट ये वाला पॉइंट बन रहा है,
तो फर्स्ट ग्राफ के मुताबिक अगर टाइम कांस्टेंट निकालना है तो आप इस पॉइंट को सीधा ग्राफ से मिलाएंगे, फिर उस ग्राफ से जो पॉइंट है उसे सीधा एक्स एक्सिस यानी टाइम एक्सिस के साथ मिलाएंगे। तो आपको ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक ये जो वैल्यू मिलेगी, ये जो वैल्यू आपको मिलेगी, ये वाली जिसे मैं अभी अभी ब्लू कलर में कर रहा हूँ, इस वैल्यू को हम बोलेंगे टाइम कांस्टेंट। और ये जो टाइम कांस्टेंट है जिसके नीचे आर सी लिखा हुआ है, ये टाइम कांस्टेंट जो है ये स्मॉल आर सी है, दिस इज स्मॉल आर सी। इसी तरह अगर आप वो जो दूसरे वाला ग्राफ है जो लार्ज आर सी के लिए है, अगर आप 0.63 क्यू नॉट का जो पॉइंट है इसे सीधा सेकंड ग्राफ के साथ मिलाएं और बाद में इसे एक्स एक्सिस के साथ मिलाएं, तो आप गौर करें कि अब टाइम की जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है। तो ये असल में लार्ज आर सी की वैल्यू है। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉलर आर सी यानी आर और सी का प्रोडक्ट अगर कम है तो फुल चार्ज होना भी कम टाइम लेता है और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू भी कम होती है। इसी तरह अगर आर सी की वैल्यू ज़्यादा है यानी आर और सी जो सर्किट है उसका प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो फिर फुल चार्ज होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़ाहिरी बात है टाइम कांस्टेंट की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी, जो ग्राफ में आपको समझ आ रही है। तो ये था आपका चार्जिंग का प्रोसेस। अब हम डिस्चार्जिंग के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। और बेटा ये है आपका डिस्चार्जिंग वाला सर्किट। अब आप गौर करें, सर्किट में आप एक छोटी सी तब्दीली देख रहे हैं। सारा का सारा सर्किट वैसा ही है, बस एक छोटी सी तब्दीली है कि पहले यहाँ पे कनेक्शन आपने किया हुआ था ताकि बैटरी सर्किट में शामिल हो जाए, लेकिन अब हमने इस कनेक्शन को ख़त्म कर दिया। अब हमने ये कनेक्शन किस तरफ किया है, बी के साथ। बी के साथ कनेक्शन करने का मकसद या फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि आपका अब जो लूप है उसमें बैटरी नहीं है। ये जो बैटरी है ये सर्किट से आउट हो चुकी है। अब सर्किट में कैपेसिटर है और रेजिस्टर है, लेकिन बैटरी ने कैपेसिटर को फुली चार्ज कर दिया था। अब कैपेसिटर जो है वो रेजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ रेजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा? क्योंकि कैपेसिटर की पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को एक पाथ मिल गया है, ये पाथ। अब पॉजिटिव प्लेट से जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पाथ के थ्रू नेगेटिव प्लेट की तरफ आएगा और डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन शुरू हो जाएगी। या दूसरे अल्फाज में इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ आएंगे और न्यूट्रलाइजेशन शुरू कर देंगे। और ये सारा काम किसके थ्रू होगा? रेजिस्टर के थ्रू। यहां पर भी दोबारा वही बात, अगर आप इधर भी रेजिस्टर नहीं लगाएंगे और कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को डायरेक्ट ही अटैच कर देंगे बगैर किसी अपोजिशन के, तो फिर एकदम थोड़ा सा स्पार्क भी आ सकता है, थोड़ा सा आप कह लें एक्सप्लोड भी कर सकता है ये सेटअप, और कैपेसिटर जो है वो बर्न हो जाएगा। इसलिए हमेशा कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना है किसी ना किसी रेजिस्टर के थ्रू। आपने नोट किया होगा आपके घरों में कोई छोटी मोटी गाड़ी के अंदर अगर कोई बैटरी है या कोई भी इस तरह की बैटरी, दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कैपेसिटर। मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप उसके दोनों टर्मिनल्स को रेड और ब्लैक जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है उसको सीधा ही जोड़ दें बगैर किसी और कंपोनेंट के, तो फिर क्या होता है ये आप बखूबी जानते हैं, धमाका होता है छोटा सा या स्पार्क होता है। तो इसलिए हम जब भी डिस्चार्जिंग भी करेंगे डायरेक्ट नहीं करेंगे, बीच में कोई अपोजिंग कंपोनेंट ज़रूर लगाएंगे। ठीक है जी। अब मैं दोबारा यहाँ पर इसको, ये जो मैंने खुद लाइन ड्रॉ की है इसे मैं मिटा देता हूँ ताकि आपके लिए जो डायग्राम को समझना है वो थोड़ा सा इजी हो जाए। तो ठीक है जी, अब यहाँ ये जो एरो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, इसके थ्रू डिस्चार्जिंग शुरू हो गई। और डिस्चार्जिंग किसके थ्रू हो रही है? रेजिस्टर के थ्रू।
अब हम आते हैं अपने ग्राफ की तरफ। ये अब देखें चार्जिंग का ग्राफ और डिस्चार्जिंग का ग्राफ। अगर मैं आपको बता सकूं ठीक से, अगर चार्जिंग का ग्राफ ऐसा है तो डिस्चार्जिंग का ग्राफ ऐसा है, यानी एक दूसरे का इन्वर्स। चार्जिंग का ग्राफ ओरिजिन से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और डिस्चार्जिंग का ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू से, यहाँ मैक्सिमम था चार्ज, यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ रहा है कर्व लाइन में। चार्जिंग का भी कर्व था और ये भी कर्व है। इनको एक्सपोनेंशियल कर्व्स कहते हैं। इसका एक पूरा मैथमेटिकल फार्मूला होता है जो मैं आपको नहीं बता सकता, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप ये बात माइंड में रखें कि ये एक एक्सपोनेंशियल कर्व है। तो अब आप दोबारा से वही चीज़ नोट करेंगे, जिस ग्राफ का स्मॉल आर सी था, यानी जो स्मॉल आर सी वाला ग्राफ था वो जल्दी ज़ीरो पे आ रहा है, और जो लार्ज आर सी है वो देर से ज़ीरो पे आ रहा है। इसका मतलब दोबारा से वही है कि स्मॉल आर सी चार्ज भी जल्दी होता है, डिस्चार्ज भी जल्दी होता है, और लार्ज आर सी चार्ज भी लेट होता है और डिस्चार्ज भी लेट होता है। क्लियर हो गया? ठीक हो गया? ओके। अब हम यहां पर भी टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉड है। अगर मैं क्यू नॉड में से 0.63 क्यू नॉड 0.63 क्यू नॉड ये निकाल दूं तो बाकी क्या बचेगा? बाकी बचेगा 0.37 क्यू नॉट। ठीक हो गया? अब ये जो पॉइंट आया है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि मैक्सिमम चार्ज का 63% चार्ज निकल चुका है, या बाकी कितना बच गया है? 0.37 क्यू नॉट, यानी 37% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। ठीक है? तो यहां भी टाइम कांस्टेंट की वही वैल्यू आएगी जो चार्जिंग के दौरान आई थी। देखें अगर मैं इसे पहले ग्राफ के साथ मिलाऊं और फिर इसे एक्स एक्सिस से मिलाऊं, तो ये जो वैल्यू आई है ये स्मॉल आर सी की वैल्यू आई है, जो पिछले ग्राफ में भी आपने देखी थी। इसी तरह अगर इस पॉइंट को सीधा दूसरे ग्राफ से मिला के एक्स एक्सिस से मिलाएं, तो जो ये आपके पास आर सी की वैल्यू आई है, दिस इज लार्ज आर सी। ठीक है जी? तो जो स्मॉल आर सी की वैल्यू है वही लार्ज आर सी की वैल्यू है, क्योंकि सर्किट सेम है। जो स्मॉल आर सी वाला सर्किट है जो चार्जिंग के लिए था, वही डिस्चार्जिंग के लिए है। इसी तरह जो लार्ज आर सी वाला सर्किट था, चार्जिंग के लिए भी आपने वही यूज़ किया था, डिस्चार्जिंग के लिए भी वही यूज़ किया था। इसलिए दोनों का जो चार्जिंग वाला टाइम कांस्टेंट है वही डिस्चार्जिंग वाला टाइम कांस्टेंट आ रहा है। और आपस में दोनों का फ़र्क क्या है कि जो लार्ज आर सी है उसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है और जो स्मॉल आर सी है उसका टाइम कांस्टेंट कम है। तो अब हम टाइम कांस्टेंट को बड़ी आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। The time required by the capacitor to deposit or 63% or 0.63 times of equilibrium charge या maximum charge is called time constant. अब यहाँ जो डिपॉजिट का वर्ड है, अगर आप डिपॉजिट की जगह डिके का वर्ड लिख लें या डिक्लाइन का वर्ड लिख लें, चार्ज की कैपेसिटर की प्लेट पे जो चार्ज में कमी आ रही है, अगर उसका वर्ड भी लिख लें तो वो भी सही होगा। या अगर हम ये लिख लें कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग 63% चार्ज इज इवैक्यूएटेड या इज एग्जिट, या 0.37% या 37% ऑफ चार्ज इज रिमेन्ड। जाहिर बात है 63% चार्ज अगर निकल जाएगा तो बाकी कितना बचेगा? 37%। तो आप इसको भी टाइम कांस्टेंट कह सकते हैं। यानी टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन चार्जिंग के लिए भी लिखी जा सकती है और डिस्चार्जिंग के लिए भी लिखी जा सकती है। अब बेटा ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको करवा भी सकता हूँ। वैसे तो ये छोटी सी डेरिवेशन है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आप देखें बेटा, एक मैं आपको बात बता दूं कि यहाँ जो कुछ फार्मूले आपने लिखे हुए हैं, ये असल में अगले चैप्टर में, चैप्टर 13 में हमने पढ़ना है। आर जो रजिस्टर है, ये वैसे स्कूल क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं ओहम लॉ से। रजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस होती है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, और कैपेसिटेंस जो है ये अभी हम सीख के आए हैं
Q ओवर V। आपने R और C को मल्टीप्लाई किया तो इनकी राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई होगी, ये V इस V से कैंसिल हो गया, ये V नीचे जो है ये भी असल में कैपिटल V था, लिखा छोटा गया है, आप इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा दैट दिस इज कैपिटल V विच इज़ पोटेंशियल। अब बाकी आपके पास बच गया Q ओवर I। अब हम जानते हैं Q किसके इक्वल होता है, देखें I किसके इक्वल होता है जी, Q ओवर T के। I की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, कैसे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आर सी इज इक्वल टू क्यू ओवर आई है ना, तो आई की जगह आप पुट कर दें क्यू ओवर टी, तो आपके पास आ गया ये वाला क्यू इससे कैंसिल हो गया, और ये टी दो स्टेप जब ऊपर आएगा तो ये सिंपल ऐसे लिखा जाएगा आर सी इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से हमने ये भी बात साबित कर दी कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस इनका जो प्रोडक्ट है वो टाइम के इक्वल होता है। अब रेजिस्टेंस जो है उसका ऐसा यूनिट होता है ओहम, और कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट आप पढ़ चुके हैं फैरड। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको करवाऊंगा, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। इसका मतलब है 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 ओहम टाइम्स 1 फैरड। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कई दफ़ा कि आप प्रूव करें कि सेकंड जो है वो ओहम मल्टीप्लाइड बाय फैरड के इक्वल है। ठीक है जी, तो ये था आपका आज का लेक्चर। मैं आपको सारी स्लाइड्स जो हैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ। आज के लेक्चर में हमने ये सारा कुछ किया है। ठीक है जी, ये था हमारा चार्जिंग वाला प्रोसेस एंड दिस वाज डिस्चार्जिंग प्रोसेस, और यहाँ नीचे हमने एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन किया है ये वाला। ठीक हो गया, तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में एक एक बात समझ आ गई होगी और कोई कन्फ्यूज़न बाकी नहीं रहेगी। लेकिन अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई अभी भी इशू है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। फ़िज़िक्स को इसी तरह अच्छे बच्चों की तरह पढ़ते रहें। एक एक टॉपिक को पढ़ा करें, सिलेक्टिव ना किया करें, क्योंकि जब हम सिलेक्टिव करते हैं तो कई दफ़ा हम एग्ज़ाम के लिए तो अपने आप को तैयार कर लेते हैं, जो बोर्ड का एग्ज़ाम है या जो हमारा सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम है, लेकिन कहीं भी जब एंट्रेंस टेस्ट या एमडी कैट, ई कैट, कुछ ऐसे टेस्ट का जब मौका आता है तो फिर हम फेल हो जाते हैं या हमें उन चीज़ों की समझ नहीं आ पाती, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें सिलेक्टिव करने के चक्कर में छोड़ी होती हैं। इसलिए काम पूरा किया करें, कोई चीज़ छोड़ा ना करें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।